नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से अभ्यास सीरीज़ के अंदर। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम लोग इंडियन पॉलिटी की रिवीजन कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज, थ्रू पीवाईक्यूज। हमने ऑलरेडी चैप्टर 7 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चैप्टर 8 को कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। तो पहले हम फंडामेंटल राइट्स के पूरे कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम पीवाईक्यूज की तरफ चलते हैं। तो देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे पार्ट 3 के अंदर मेंशन है, और आर्टिकल 12 से लेकर 35, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 है वो हमारे डील करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेके। जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया। ध्यान रखना, क्वेश्चंस पूछा जाता है कि किस पार्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया कहा जाता है। तो ध्यान रखना, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया किसको कहा जाता है? पार्ट 3 को। देखो, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स 7 थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट के थे। 44 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे राइट टू प्रॉपर्टी जो अंडर आर्टिकल 31 में है, उसको डिलीट कर दिया जाता है। उसको फंडामेंटल राइट से हटाकर उसको लीगल राइट बना दिया जाता है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 300A पार्ट 12 के अंदर। फिर से समझो इस चीज़ को, और काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको लेके। देखो, ओरिजिनली हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे। एक आर्टिकल था, आर्टिकल 31, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी की बात की जाती थी। इस 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से डिलीट कर दिया गया, और फंडामेंटल राइट को अब जो राइट था वो फंडामेंटल राइट ना रहकर एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300 में ए और पार्ट 12 में। अब देखो, अब हमारे पास कितने हैं? अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ये कौन से हैं? राइट टू इक्वलिटी, जो 14 से लेकर 18 तक डील करता है। राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस 23-24। राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन्स 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 से 30। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। अब देखिए, फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर पीसीएस के या यूपीएससी की तैयारी करते हो तो मेंस के आंसर लिखे होंगे आपने, तो उसमें फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के बारे में काफ़ी पूछ लिया जाता है पीसीएस में, खासकर पीसीएस के अंदर। तो देखो, ये हमें पूरे याद होने चाहिए, और इनसे हमारे प्रीलिम्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिजाइन होते हैं। तो देखो, जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्टेड और गारंटेड किया जाता है हमारे किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। यही हमारा डिफरेंस होता है फंडामेंटल राइट्स का और लीगल राइट्स का। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसको प्रोटेक्टेड और गारंटेड किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लेकिन जो लीगल राइट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट और गारंटेड नहीं किया जाता कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट, नॉट सैक्रोसैंक्ट, परमानेंट और एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। देखो, इसका मतलब ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो परमानेंट नहीं है। कहने का मतलब ये है, आर्टिकल 368 यूज़ करके पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का यूज़ करके किसी भी फंडामेंटल राइट्स को डिलीट कर सकती है, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती है। और क्या कहता है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है मतलब कि स्टेट है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को लगाया जा सकता है, और जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। ठीक। थर्ड पॉइंट, राइट्स आर जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल का मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो जाता है, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, हाई कोर्ट के पास जा सकता है अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। तो राइट्स आर जस्टिशिएबल। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताना, क्या डीपीएसपी जस्टिशिएबल है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ जस्टिशिएबल है? तो इसका आंसर है नहीं। और फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल बट डीपीएसपी एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट जस्टिशिएबल। ठीक। चौथा पॉइंट, सस्पेंशन ऑफ द राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 टाइप की इमरजेंसी दे रखी है। एक आर्टिकल 352, 356 और 360। आपने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा अपने कोचिंग्स में और टेक्स्ट बुक्स में। अब देखिए, जब हमारे नेशनल इमरजेंसी लगता है आर्टिकल 352 में, तो उसके कुछ इफेक्ट्स भी हमने पढ़ते हैं, कुछ इफेक्ट पढ़ते हैं। वो हम जो इफेक्ट पढ़ते हैं उनको 3 डायमेंशंस में पढ़ते हैं। पहला, सेंटर स्टेट के रिलेशंस के बीच में क्या इफेक्ट पड़ता है वो। दूसरा एरिया कौन सा होता है कि जो टर्म्स होता है किसका? लोकसभा का और लेजिस्लेटिव असेंबली का। लोकसभा के टर्म पे और लेजिस्लेटिव असेंबली के टर्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो पढ़ते हैं। तीसरा डायमेंशन कौन सा है, तीसरा एरिया कौन सा है कि फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जो फंडामेंटल राइट्स पे जो इफेक्ट पड़ता है वो हमारे आर्टिकल 358 और 359 डिस्क्राइब करते हैं। फिर से समझो, आर्टिकल 358 और 359 डिस्क्राइब करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे फंडामेंटल राइट्स पे। आपने बहुत
अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ रखा होगा आर्टिकल 350 और 359। जो हम चैप्टर करेंगे नेशनल इमरजेंसी का जो मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है हमारे आर्टिकल 350 और 359 का। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, सारे फंडामेंटल राइट्स को मतलब सस्पेंड किया जा सकता है बस दो आर्टिकल छोड़ के, आर्टिकल 20 और 21। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 20 और 21 के अंदर जो भी राइट्स होते हैं वो पीपल्स इंजॉय करते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी में भी। मुझे कमेंट करके बताना ये वाला क्लॉज, ये वाला प्रोविज़न किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया था। फिफ्थ में सम राइट्स आर अवेलेबल फॉर द सिटीजन्स 15, 16, 19, 29 एंड 30। यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। ध्यान रखना कि 5 आर्टिकल्स हैं जो ओनली सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है और किसी के लिए नहीं है। वो कौन से 15, 16, 19 एंड 29 एंड 30। ठीक है। लास्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। देखो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल 33, 34 और 35 के साथ बात करते हैं। पहले हम समझते हैं आर्टिकल 33। देखो आर्टिकल 33 हमारे पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, ऑथराइज करता है कि वो ऐसा कानून बना सकता है जिससे वो फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। किन के लिए? मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्स, मेंबर्स ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्सेस, मेंबर ऑफ द पुलिस फोर्सेस एंड मेंबर ऑफ इंटेलिजेंसी एजेंसी। ध्यान रखना आर्टिकल 33। यही पार्लियामेंट आर्टिकल 33 को यूज़ करके उसने कई सारे एक्ट बनाए हैं, एक्ट को इनेक्ट किया है, जैसे आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, ठीक है, बीएसएफ एक्ट, ठीक है। इन एक्ट को यूज़ करके हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। ठीक है, किन के लिए? मेंबर्स ऑफ मिलिट्री फोर्स, आर्म फोर्स, पुलिस फोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसी। अब आर्टिकल 34 कहते हैं। आर्टिकल 34 क्या कहते हैं कि एक एरिया है जिसमें मिलिट्री रूल या फिर मार्शल लॉ लग रखा है, तो वहाँ के जो पीपल्स हैं फंडामेंटल राइट्स का बेनिफिट को एंजॉय नहीं कर सकते। अब ये कौन करेगा? मतलब इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कौन लगाएगा? पार्लियामेंट। और ऐसे लॉ, ठीक है, ऐसे लॉ को कोर्ट्स के अंदर चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। ऐसे हमारे आर्टिकल 33 में भी, आर्टिकल 33 में जो पार्लियामेंट कानून बनाएगी उन कानूनों को कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता, इस बेसिस पे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, ऐसे आर्टिकल 34 में। अब आर्टिकल 35, देखो कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो सेल्फ एग्जीक्यूटरी होते हैं, मतलब सेल्फ एग्जीक्यूट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जिनको सेल्फ एग्जीक्यूट नहीं होता, उनको एग्जीक्यूशन करवाने के लिए, उनको इन्फोर्स करवाने के लिए पार्लियामेंट कानून बनाती है। ये जो अधिकार है, ये जो पावर है, वो हमारे आर्टिकल 35 देती है किसको? पार्लियामेंट को। ध्यान रखना, पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देती। एग्जाम्पल करते हैं, जैसे हम आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ अनटचबिलिटी। ठीक, अब देखो अनटचबिलिटी अपने आप तो ख़त्म नहीं हो सकती, अपने आप तो एवोल्यूशन नहीं हो सकती, प्रोहिबिट नहीं हो सकती। तो पार्लियामेंट ने इसको कानून बनाया। पार्लियामेंट ने आर्टिकल 17 को इन्फोर्स करने के लिए, पावर में लाने के लिए पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया गया है, एक्ट लाया गया है, जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ अनटचबिलिटी एक्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। आर्टिकल 23 और 24 आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल 23 बोलता है प्रोविजन ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेवल। आर्टिकल 24 बोलता है कि चाइल्ड लेबर को, प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो इन दोनों को पास करने के लिए, इन दोनों को इन्फोर्स करने के लिए पार्लियामेंट ने कानून बनाए हैं। ठीक है, ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ होगा। केसेस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, ये क्वेश्चन, ये मतलब केसेस आए थे, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो सबसे पहले आता है संघरी प्रसाद केस। संघरी प्रसाद केस में हमारे जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था उसको चैलेंज किया। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368। फिर से समझो, संघरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स अंडर 368। कौन से आर्टिकल के तहत? अंडर 368। ठीक,
फिर बाद में आते हैं एक और केस आता है इसके बाद, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में शंकरी प्रसाद केस के जजमेंट को चैलेंज किया और गोलकनाथ केस में कहा कि भाई आर्टिकल 368 में ओनली प्रोसीजर दे रखा है, ओनली प्रोसीजर दे रखा है, पावर को डिफाइन नहीं किया गया, पार्लियामेंट को पावर नहीं दी गई अंडर आर्टिकल 368 में। ये बात सुना पार्लियामेंट ने, तो पार्लियामेंट ने इसके ऊपर रिएक्शन किया, रिएक्शन था और इसका जो रिजल्ट था, रिएक्शन का जो रिजल्ट था वो था हमारा 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 368 की लैंग्वेज चेंज कर दी। लैंग्वेज चेंज कर दी मतलब उसके अंदर जो टर्म था पावर थी उसको ऐड कर दिया गया। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे जो टर्म था पावर उसको ऐड कर दिया गया आर्टिकल 368 में। ठीक, एक तो ये प्रोविज़न था। दूसरा प्रोविज़न था कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हमारे प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट बाउंड है, प्रेसिडेंट को असेंट देनी ही होगी, असेंट देनी ही होगी, वो बाउंड है। ठीक है, उसको दूसरी तरीके से बोला जाए तो प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर थी, मतलब प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर को यूज़ नहीं कर सकता अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, उसको बाउंड कर दिया कि तुम्हें असेंट देनी ही देनी है, किसको, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को। ठीक, फिर आता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तो आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। केशवानंद भारती केस हमारे 1973 में आता है और वो हमारे एक डॉक्ट्राइन है बेसिक स्ट्रक्चर का, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन देता है। और चलो पहले अच्छे से बताता हूँ। केशवानंद भारती केस 1973 में आता है, सुप्रीम और 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, जो 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, और कहा कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368 इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। लेकिन साथ साथ में ये भी कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अमेंड नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, वो निकल के आता है। लेकिन इसको जो ये डॉक्ट्राइन है उसको अप्रूव कौन करता है, मिनर्वा मिल केस के अंदर। अप्रूवल कौन से केस में करता है, मिनर्वा मिल केस में। जब फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी पढ़ाएंगे, मतलब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा डीपीएसपी होगा, तो उसके अंदर हम मिनर्वा मिल केस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 12, 13, 32 और 226। ठीक है, वैसे ही 226 फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में 12 से लेके 35 तक आता है। मैं 33 समझा चुका हूँ, 34 समझा चुका हूँ, 35 भी समझा चुका हूँ। और जो बीच वाले हैं 14 से लेकर 32 वो हम क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे। देखो आर्टिकल 12 क्या कहते हैं। आर्टिकल 12 स्टेट को बताता है, स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है आर्टिकल 12 में। क्या कहता है, देखो, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन, गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ द सेंटर या यूनियन, स्टेट की डेफिनेशन है ना। सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तीसरा, लोकल अथॉरिटी। चौथा, कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स हमारे स्टेट्स को डिफाइन करती है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर एक और हमने स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, लेकिन मैंने उसमें वहाँ पर डिफाइन कर दिया था, वहाँ पर ही बताया था अच्छी तरह से कि वो जो स्टेट को जो उस समय पर जो मैंने स्टेट को पढ़ाया था वो पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज थी। ठीक है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है। अगर मैं तुमको वो वाला पॉलिटिकल साइंस वाली लैंग्वेज को फिर से समझाऊँ तो क्या कहता है कि स्टेट वो चीज़ है, स्टेट्स के 4 एलिमेंट्स हैं। अगर कोई भी 4 एलिमेंट्स फुलफिल होते हैं तो उसको हम स्टेट्स कह सकते हैं। पहला, ये आर्टिकल 12 नहीं है, पॉलिटिकल साइंस वाला स्टेट है जो मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, लेकिन आपको फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। एक टेरिटरी होनी चाहिए, उसकी फिक्स बाउंड्री होनी चाहिए, उस पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट, 4 एलिमेंट्स हैं। पहला, टेरिटरी होनी चाहिए जिसकी फिक्स बाउंड्री होनी चाहिए। दूसरा, पीपल्स होनी चाहिए। तीसरा, उसमें गवर्नमेंट होनी चाहिए। चौथा, सोवरेनिटी। जो मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट है स्टेट का वो कौन सा है, सोवरेनिटी। लास्ट वाला पॉइंट, सोवरेनिटी। ये क्वेश्चन हमारे
यूपीएससी में आ चुका है, रिसेंटली आया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 12 कंप्लीट। अब बात करते हैं हमारे 13 का। 13 जो 13 आर्टिकल है वो हमारी जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू देती है, जुडिशियल रिव्यू के साथ डील करता है। जुडिशियल रिव्यू है क्या? पहले जो हमारे वीडियोस थे जिसमें सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें मैंने बताया था कि जुडिशियल रिव्यू हमने अमेरिका से ले रखा है, यूएसए से ले रखा है। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा प्रोपाउंडेड किया गया था या किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? वो था हमारा जॉन मार्शल, ध्यान रखना। अब देखो आर्टिकल 13 बोलता है कोई भी लॉ, आर्टिकल 13 बोलता है कोई भी लॉ अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस लॉ को इनवैलिड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, मतलब वो लॉ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये है आर्टिकल 13। अब समझो जुडिशियल रिव्यू, बात वही है लेकिन थोड़ा और जुडिशियल रिव्यू का थोड़ा और डिटेल में बता रहा हूँ। कोई भी कानून, कोई भी लॉ बनाता है कौन? कोई भी ऐसा कानून बनाया है किसने? पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने। कोई भी ऐसा कानून बनाया है पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, कोई ऐसा लॉ बनाया है जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगा, नल घोषित कर दिया, वॉइड घोषित कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये उसको डिलीट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक आया था 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल, वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 99 अमेंडमेंट एक्ट 2014 को। और एक और एक्ट था NJAC, मतलब यही रिलेटेड है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कौन सी पावर यूज़ की? जुडिशियल रिव्यू। जब सुप्रीम कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट आएगा, तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है जो मैं हल्का हल्का बताता हूँ। आर्टिकल 32 हमारे सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो रिट्स को इशू कर सकता है। फिर समझो, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो अपने रिट्स को इशू कर सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट्स को इशू कर सकता है। ठीक है, 226 हमारा किसको अधिकार देता है? हाई कोर्ट को अधिकार देता है कि आप फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए आप रिट्स को इशू कर सकते हैं। लेकिन ओनली फंडामेंटल राइट्स को नहीं, बल्कि लीगल राइट्स के लिए भी। फिर समझो, आर्टिकल 226 हमारे सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो राइट्स को इशू कर सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आल्सो लीगल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को और लीगल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए हाई कोर्ट रिट्स को इशू कर सकता है आर्टिकल 226 में। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन्फोर्स करने के लिए कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। फर्स्ट का डी। सेकंड, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, नॉन जस्टिशिएबल, फ्लैक्सिबल और रिजिड। जस्टिशिएबल है, मैंने बताया था फंडामेंटल राइट आर जस्टिशिएबल, मतलब फिर से आपको समझाऊँ, अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है, अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब होता है जस्टिशिएबल। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंड, नहीं, अगर यहाँ पर सस्पेंशन की बात हो रही है तो जैसे हमारे नेशनल इमरजेंसी लगता है, ठीक है, तो आर्टिकल 358 और 359 एक्टिवेट हो जाता है, तो उसके अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, बस 2 आर्टिकल को छोड़ के, आर्टिकल 20 और 21। देखो, कैन बी सस्पेंड ड्यूरिंग द एमरजेंसी, बिल्कुल सही है। जब एमरजेंसी का प्रोविज़न आएगा, जब एमरजेंसी का चैप्टर आएगा, एमरजेंसी के जब प्रोविजंस आएंगे, जब मैं तुम्हें हर एक चीज़ बताऊंगा डिटेल में, आर्टिकल 350 और 359 में क्या क्या डिफरेंस होता है, कब इसको इनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज अ मेन फीचर ऑफ द रूल्स ऑफ द लॉ। देखो, जो रूल्स ऑफ द लॉ है वो हमारे ब्रिटेन से लिया गया है। जो ब्रिटिश जूरिस्ट थे जिनका नाम था A.V. डेस्वाय, उनके द्वारा रूल्स ऑफ लॉ को प्रपोन किया है, इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, रूल्स ऑफ लॉ के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 3 चीज़ें हैं। पहला, लिमिटेशंस ऑफ पावर। दूसरी तरीके से बोला जाए तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। कहने का मतलब यह है, स्टेट किसी भी व्यक्ति को पनिश नहीं करेगा जब तक कि उस व्यक्ति ने किसी लॉ का वॉलेशन ना किया हो। ठीक है, ये होता है लिमिटेशन ऑफ पावर और एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। बिल्कुल सही है। मेन फीचर की बात करें, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, बिल्कुल सही है। आपने पढ़ा होगा इक्वलिटी बिफोर द लॉ क्या होता है, कि लॉ के सामने सब इक्वल है। ठीक है, मतलब लॉ कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिच, पुअर, सभी में। ठीक है, और दूसरी तरीके से बोला जाए तो किसी भी व्यक्ति को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, नहीं। चौथा क्या है, लिबर्टी एंड द सिविल राइट्स, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स। बता रखा है मैंने, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 12 से 35 आर्टिकल्स, तो 5th का बी। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ इज प्रोवाइडेड। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ किसका एलिमेंट है, रूल्स ऑफ लॉ का। कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 14 में। देखो, आर्टिकल 12 तो हमारे स्टेट के साथ डील करता है, आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू देता है, आर्टिकल 40 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देता है, और आर्टिकल 50 डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7, consider the following statement about the fundamental rights in India. Okay, they are guaranteed against the state actions, बिल्कुल सही है। सभी फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट हैं किसके, स्टेट्स के आर्बिट्रेरी एक्शंस के। ठीक, दे आर इन्यूमरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। बहुत बार बता चुका हूँ कि पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से लेकर 35 किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से। दे इंश्योर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, हल्का, ठीक है, ये भी सही है। दे आर अनलाइक बिल ऑफ राइट्स इन द USA, नहीं, जो फंडामेंटल राइट्स है वो हम कहाँ से लेकर आए, USA ही ड्राइव किया है। तो उसका आंसर 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 8, द राइट टू इक्वलिटी इज गिवन बाय, राइट टू इक्वालिटी मैंने बताया था, राइट टू इक्वलिटी हमारे 14 से लेकर 18 तक है, और वैसे भी आर्टिकल 13 हमारे किसके साथ डील करता है, जुडिशियल रिव्यू। 14, 15, 16, या 2, 3, 4। नाउ क्वेश्चन 8, सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑफ इंदिरा सहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज रिलेटेड टू विच इशू। देखो, अगर आपने आर्टिकल 16 पढ़ा होगा तो वहाँ पर, जब आपने आर्टिकल 16 पढ़ा होगा तो एक मंडल कमीशन पढ़ा होगा, जब आपने मंडल कमीशन पढ़ा होगा तो आपने सहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा होगा। किससे रिलेटेड है, वो है हमारे रिजर्वेशन से। ठीक है, किससे रिलेटेड है, OBC के रिजर्वेशंस इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट 25%, कुछ याद आ गया होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर द पैरामाउंटेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरी। ओके, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, किससे रिलेटेड है, राइट टू इक्वलिटी से। लेकिन राइट जो आर्टिकल 19 है वो राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है, तो डिफरेंट कैटेगरी में पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, आर्टिकल 24 of the Constitution of India prohibit the employment of the child in factories related to hazardous work. Such provision is absolute provisions. ठीक है, आपने एक कैटेगरी पढ़ी होगी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 क्या कहता है, प्रोविजंस ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 24 क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड लेबर। तो ये है एब्सोल्यूट प्रोविजंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, which articles under the fundamental rights is directly related to the exploitation of the children। और ये बताया था मैंने
आर्टिकल 24। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचबिलिटी हैज़ बीन ओबेलिस्ड। दो कितने एग्जाम्स में पूछा गया। अनटचबिलिटी किस में था? आर्टिकल 17 में। जो आपको मैंने आर्टिकल 35 समझाया था, जो ये मैंने बताया था आर्टिकल 17 अनटचबिलिटी। 16, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस बट इट इज़ इंक्लूडेड इन। देखो आपने एक केस पढ़ा होगा, सकल पेपर करके, सकल पेपर केस, सकाल है या सकल पेपर केस है, उसमें बताया था कि इन जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो हमारा पार्ट है किसका? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा क्या है? आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए का 1, ये पहला वाला। ठीक है, ध्यान रखना जो राइट टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। एक केस था, कौन था? सकल पेपर केस, सकल है सलाक बोल रहा हूँ मैं, सकाल पेपर केस। ठीक है, जिसमें ये बोल देगा था फ्रीडम ऑफ प्रेस है, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो इंक्लूड है हमारी किस में? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 17, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक रिलेट टू द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? वो आर्टिकल 21। ठीक, ओके। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन सा है? प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। ठीक है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ बोलता है किसी भी व्यक्ति के लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाएगा और उसके पर्सनल लिबर्टी को हनन नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब तक कि वो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ का वॉल्यूशन नहीं करेगा। ठीक है, और ढंग से बोलें तो आर्टिकल 21 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड द पर्सन लिबर्टी। ठीक है, आर्टिकल 21। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 डी रीड विद आर्टिकल 21? वो है राइट टू प्राइवेसी। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्विसेस्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, देखो अभी मैंने बताया था राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन में 2 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 23 जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके और फोर्स लेबर को बात करता है, और आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर के साथ डील करता है। तो देखो आर्टिकल 23 और 24, फर्स्ट प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेवल, बिल्कुल सही है। एवोल्यूशन ऑफ अनटचबिलिटी जो कि आर्टिकल 17 में है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ये आर्टिकल 29 है हमारा। ठीक है, और प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एंड माइंस, यही हमारा 24 है। 24 ये 23, तो हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ सही है। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट सब्जेक्ट टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अच्छा, पब्लिक ऑर्डर बिल्कुल, हेल्थ, मॉरलिटी, ह्यूमनिज्म नहीं है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आराम से बता देंगे। और जो RTS प्री 2013 में आ चुका है। तो हर एक क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन आपने देखा होगा किसी न किसी PCS में, RS में, हर जगह पूछा गया है। IS के क्वेश्चन भी इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयरिंग किरपान बाय सिख इज डीम एज अ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? वो आर्टिकल 25। ध्यान रखना कौन सा है? आर्टिकल 25 हमारा किसके साथ डील करता है? सिख को अधिकार देता है कि वो आप किरपान को कैरी कर सकते हो। ध्यान रखना है चीज़ का, है ना। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी क्वेश्चन, अरे यार 20, चलो कोई बात नहीं। वट आर द रिस्ट्रिक्शंस इन द फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर इन आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, पब्लिक ऑर्डर बिल्कुल, नेशनल सिक्योरिटी नहीं, आपने डिटेल में पढ़ा होगा। तो तीन ऐसे रीजन्स हैं, 3 ऐसे फील्ड हैं, 3 ऐसे ग्राउंड हैं जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है मैनेजमेंट ऑफ रिलीजन्स का। ठीक है, वो कौन से हैं? पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ। तो फर्स्ट, फोर्थ
और फिफ्थ, फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ यहाँ पर आ जाता है। देखो रिलीजन से लेके 4 आर्टिकल्स हैं हमारे, कौन सा, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, PMTA, PMTA, ठीक है। देखो 25 P, प्रोपोगेशन, प्रोफेशन और प्रोपोगेट, सॉरी ट्रिपल P है, 3 P है, प्रोफेशन, प्रोपोगेशन और प्रैक्टिस, ठीक। 25, 26 मैनेजमेंट से रिलेटेड है, 27 टैक्स से रिलेटेड है और 28 हमारे अटेंडेंस से रिलेटेड है। PMTA ऐसे याद किया मैंने, PMTA 25, 26, 27, 28, 25 हमारे प्रैक्टिस, प्रोफेशन और प्रोपोगेशन से रिलेटेड है, 26 मैनेजमेंट, 27 टैक्स, 28 हमारे किससे रिलेटेड है, अटेंडेंस से। अब क्वेश्चन आएगा, आप इससे हल्का हल्का से दिख जाएगा, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। 23, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमंस एंड फोर्स लेवल, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चाइल्ड इन द फैक्ट्रीज, ये भी बिल्कुल सही है। 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, देखो मैनेज शब्द, ठीक है, किससे, 26, ये भी बिल्कुल सही है। 29, फ्रीडम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाय माइनॉरिटी, 29 नहीं, ये है हमारा आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 क्या कहता है, आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। देखो अभी मैं डिटेल में नहीं करा सकता, डिटेल में कराए तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा, और अगर आप PYQs कर रहे हो, MCQs कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आपने पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ रखी होगी, पूरे आर्टिकल्स को कवर कर रखा होगा, पूरी डिटेल में पढ़ रखा होगा। और यहाँ पर सब इतना डिटेल में बताने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि क्वेश्चन इतना डीपली पूछे भी नहीं जाते, ठीक है। आर्टिकल 30 क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाय माइनॉरिटी। चलो एक चीज़ बताओ, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटी टर्म को डिफाइन कर रखा है, फिर से समझो, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटी का जो टर्म है, माइनॉरिटी टर्म है, उसको डिफाइन कर रखा है, वो है नहीं, पहला। दूसरा, आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी है, ठीक है, तो 2 प्रकार की माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज कर रखा है। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज़, 2 प्रकार की माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज कर रखा है, कौन सा, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, एक रिलीजियस माइनॉरिटी को। फिर से समझो, आर्टिकल 30 में 2 टाइप्स की माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज कर रखा है। पहली माइनॉरिटी कौन सी है, लिंग्विस्टिक की, और दूसरी कौन सी है, रिलीजियस माइनॉरिटी। खत्म, आर्टिकल 30 याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ओके। प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड द फोर्स लेवल, 23 बहुत बार पढ़ चुके हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, बिल्कुल सही है, 29 अभी पीछे पढ़ के आए थे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अभी बताया था, 32। राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आर्टिकल 31 नहीं, ये आर्टिकल 30 है, ठीक है। हम आर्टिकल 31 की फिर से एक बार बात कर लेते हैं। आर्टिकल 31 हमारे राइट टू प्रॉपर्टीज़ से डील करता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट आया जिससे इसको ट्रांसफ़र कर दिया, या फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया और इसको लीगल राइट बना दिया, और ऐड कर दिया गया हमारे पार्ट 12 के अंदर, अंडर आर्टिकल 300 का ए। कौन से आर्टिकल में, 300 के ए में कर दिया, और पार्ट कौन सा था, 12th, ओके। क्वेश्चन पूछा जाता है 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, मतलब कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 21 को डिलीट कर दिया गया, वो कौन सा आर्टिकल, कौन सा अमेंडमेंट है, 44th। क्वेश्चन नंबर 24, AR का रीजन है, असर्शन ऑफ रीजन्स का, तो पढ़ते हैं। आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटीज़। मैंने अभी पीछे ही बताया था कि आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी का जो डेफिनेशन है वो डिफाइन ही नहीं है, ठीक। रीजन, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ओनली लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी, बिल्कुल सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक्सप्लेनेशन तो गलती हुआ था, तो A&B वाला देखो, बोथ A and R ट्रू बट R इज नॉट करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ A। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। 26 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, आर्टिकल 301 इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी। नहीं, अभी भी जस्ट बताया था मैंने, राइट टू प्रॉपर्टी का कौन सा आर्टिकल हमारा राइट टू प्रॉपर्टी के साथ डील करता है, वो है हमारा आर्टिकल ए 300 का ए, ठीक। अच्छा, आर्टिकल 301 किसके साथ डील करता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स, ठीक है। सेकंड, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट्स। जस्ट अभी मैंने बताया 44 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल राइट से जो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया और उसको लीगल राइट बना दिया, ठीक है। थर्ड, आर्टिकल 300 का ए, आर्टिकल 300 ए वाज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th अमेंडमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट। नहीं, देखो जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था वो हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था, गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया था, ये समझ सकते हो, पास किया था। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट को हमारी जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट को कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा लाया, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट को जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। 42nd को कांग्रेस, 44th को जनता पार्टी गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा। तो ये होता है गलत, ठीक है। अच्छा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ध्यान रखना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसके टाइम पे आया था, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे। तो फर्स्ट टू, ओनली टू इज करेक्ट, ठीक है, फर्स्ट तो गलत हो जाता है, 300 का है। 27, द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज, ये आप करोगे, देखो कितने सारे में आ चुका है, ये आप बताओगे कमेंट में, गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स was described by Dr. भीमराव अंबेडकर एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कितने एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, आर्टिकल 32, ठीक है। 29, ए आर का क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर हैड डिस्क्राइब आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज द वेरी सोल ऑफ इट, बिल्कुल सही है। रीजन, आर्टिकल 32 प्रोवाइड एन इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट द वॉल्यूशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल सही है। तो रीजन विजन सब सही है, मतलब ए है, ए सही है इसका, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 29 खत्म हो गया। 30, मैच द फॉलोइंग के लिए, देखो मैंने कोर्स नहीं लिखे, अगर आपको ये पूरा याद है तो आप कोर्स की आवश्यकता ही नहीं है ना, टाइप करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ऐसे बताओ, तो इसलिए आप डायरेक्टली देख लो, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़, देखो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर होगा, पहली बार। दूसरी बात ये कि मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ आपको, कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। पहला, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया, पहला। कौन सा पार्ट है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से डील करता है, कितने आर्टिकल्स है वो, क्या फंडामेंटल राइट्स सभी के लिए अवेलेबल है या फिर ओनली सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, ये पता होना चाहिए। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं ये पता होना चाहिए। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, ये पता होना चाहिए। और 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, वो पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाले सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो ऐड किया गया था वो हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ऐड किया गया था, ठीक है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, ये हमारा किस में आया था, केशवानंद भारती केस में। डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर मिनर्वा मिल केस में। प्रोविजंस ऑफ द ट्रैफिक ऑन द ह्यूमन बीइंग्स, आर्टिकल 23 में। अब देखो केशवानंद भारती केस के अंदर ये कह दिया था कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है किसी भी पार्ट को, ठीक है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। और उसके साथ हमारा
डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का भी कंसेप्ट दिया था। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट किसने दिया था? केशवानंद भारती केस के अंदर आया था। लेकिन इसको अप्रूव किसने किया है? मिनर्वा मिल केस में। ध्यान रखना है चीज़ का, ठीक है। इसलिए हमारा बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, वही लिस्ट द फॉलोइंग, कोड मैंने लिखे नहीं है। अगर आपको ये पूरे राइट्स पता है और पूरे आर्टिकल्स पता है तो आप इजीली कर सकते हो। कोड्स लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, समझा करो, है ना। अब देखो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18, ठीक है। इसमें दो टाइटल्स, एकेडमिक टाइटल्स और मिलिट्री टाइटल्स का एक्सेप्शंस है, ध्यान रखो। एक आर्टिकल सब क्लॉज 2 आता है, ठीक है। मैं बताता हूँ, मैं हूँ इंडियन सिटीजन है और मुझे विदेश के लोग या विदेश से मुझे कोई टाइटल दिया जा रहा है, ठीक है, या विदेशी टाइटल दिया जा रहा है, क्या मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ? इसका आंसर है नहीं, ठीक है। एक और कंडीशन देखते हैं कि हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर कोई विदेशी है जो हमारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करके रखता है, ठीक है। हमारे इंडिया के अंदर एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो कि जो फॉरेनर ने होल्ड करके रखा हुआ है। अगर उस विदेशी को, उस फॉरेनर को अगर फॉरेनर टाइटल मिलेगा तो अगर वो एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं कर सकता? वो है कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट की कंसल्ट के साथ, ठीक है। फिर से समझो, थोड़ा सा अटक गया मैं। देखो, इंडिया के अंदर कोई ऐसा ऑफिस है जो कि प्रॉफिट का है, मतलब इंडिया के अंदर कोई ऐसा ऑफिस है, गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है ऐसा, और हमारे फॉरेनर के द्वारा उसको होल्ड किया हुआ है। अगर उस फॉरेनर पर्सन को, ठीक है, अगर उस फॉरेनर को अगर फॉरेनर का टाइटल दिया जाता है, वहाँ की जो फॉरेनर का जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा टाइटल दिया जाता है, तो क्या वो एक्सेप्ट कर सकता है? इसका आंसर है हाँ, वो कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट की कंसल्ट के साथ, ठीक। विदेशी है, इंडिया के अंदर विदेशी काम करता है और विदेशी टाइटल को एक्सेप्ट कर सकता है? आंसर है हाँ, कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट के कंसल्ट के साथ। फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर कौन सा है? देखो फिर से बताता हूँ, PMTA 25, 26, 27 और 28, ऐसे याद करना, इजी हो जाएगा। ध्यान रखना, मैनेज किसके साथ है? 26 के साथ। 26, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटी, वो कौन सा है? आर्टिकल 29। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 का ए। चलो ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। आर्टिकल 21 का ए में देखो, आर्टिकल 21 ए क्या कहता है? सभी बच्चे जिनकी एज 6 से लेकर 14 साल है, उन सभी को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। फिर से समझो, 6 से लेकर 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अब इसको किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया था? होता 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। कब आया था? 2002 के अंदर। फिर से समझते हैं, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू हमारा आर्टिकल 21 का ए को ऐड किया गया था हमारे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में, ठीक है। अब देखो, पार्लियामेंट ने इसको इन्फोर्स करने के लिए एक एक्ट को पास किया जिसका नाम था राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फिर समझो, राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं RTE एक्ट 2009, RTE एक्ट 2009, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, जो कि पावर में आया, फोर्स में आया हमारा कब? 1 अप्रैल 2010 के अंदर, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 के अंदर। चलो एक और चीज़ बताता हूँ आपको, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के 2 ने ही हमारा जो 11 ड्यूटी थी, जो फंडामेंटल ड्यूटी की जो 11th ड्यूटी है, उसको ऐड किया है। फिर से समझो, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा ही हमारी 11th ड्यूटी को ऐड किया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग केस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स? किसमें? केशवानंद भारती केस। ध्यान रखना, कभी कभार क्रॉनिकल ऑर्डर में पूछा जाता है। कौन सा? SGK, ठीक है, और शंकरी प्रसाद केस, गोरखनाथ केस और केशवानंद भारती केस।
आर्टिकल 33, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ propounded द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, इन द फॉलोइंग केस। डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर propounded किया था, किस में propound किया था? केशवानंद भारती केस में, लेकिन इसको अप्रूव किस में किया था? मिनर्वा मिल केस 1980 में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 34 कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया छत्तीसगढ़ की पीसीएस, पता नहीं कितने। स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 2 के बारे में। अच्छा, स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। बहुत बार कर लिया भाई। स्टेटमेंट 2, राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेड अ लीगल राइट्स, ठीक है, अंडर आर्टिकल, ठीक है, 300 का ए, पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? के मुंशी वाज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्टिंग कमेटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ ड्राफ्टिंग कमेटी के। देखो 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया जाता है। किस लिए? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। इसमें 7 मेंबर होते हैं, उसका चेयरमैन होते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब देखो क्वेश्चन के एम मुंशी से पूछे जाते हैं। क्यों? के एम मुंशी एकमात्र हमारे कांग्रेस पार्टी से थे जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर थे। ठीक है, फिर समझो, ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर एक कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे जिनका नाम था के एम मुंशी। ठीक है, इसलिए पूछा जाता है। अच्छा, एक और चीज़ बताओ, ड्राफ्टिंग कमेटी ने कितने दिन लिए थे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए? 141 डेज। कितने दिन लिए थे? 145 डेज। ठीक है, के एम मुंशी याद रखना, 7 मेंबर्स थे, उनमें एक मेंबर थे के एम मुंशी जो कि हमारी कांग्रेस पार्टी के थे, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। नॉट बोल रखा है। बी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। थर्ड, पंचायती राज वाज रिकमेंडेड बाय द बलवंतराव मेहता कमेटी रिपोर्ट 1947। देखो पंचायती राज के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम पंचायती राज का चैप्टर करेंगे जो उसमें काफ़ी डिटेल में की जाएगी। ठीक है, अभी मैं नहीं बता रहा, लेकिन अभी हल्का हल्का सा बताऊँ आपको। तो कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल 9 है, सॉरी पार्ट 9 है, शेड्यूल 11 है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे बताओ, किस स्टेट में सबसे पहले पंचायती राज को सेटअप किया गया था, स्टार्ट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था? वो है हमारा नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959। फिर से समझो, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज इंस्टीट्यूट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन अब दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि सेकंड कौन सा था? सेकंड था हमारा, कौन सा था सेकंड? वो था हमारा आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना, सेकंड कौन था? हमारा आंध्र प्रदेश थे। ठीक है, अब देखो काफ़ी सारी कमेटीज़ हैं और कमेटीज़ को हमें याद करना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चंस कमेटी को लेकर पूछा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए। ठीक है, लेकिन जब हम पंचायती राज का जब चैप्टर पढ़ेंगे जब ढंग से बताएंगे कौन सी कमेटीज़ हैं, हल्का हल्का बताओ। बलवंतराव मेहता कमेटी, अशोक राय मेहता कमेटी, JBK राव कमेटी, गर्जल कमेटी, ठीक है, LM संघवी कमेटी, काफ़ी सारी कमेटीज़ हैं, लेकिन कब करेंगे? जब हम पंचायती राज का चैप्टर करेंगे। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं भाई साहब, ठीक है, तो डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? राइट टू इक्वलिटी, बिल्कुल सही है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, बिल्कुल सही है। राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, और राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया है। क्या बना दिया है? लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर which one of the following right is available to all the citizens of the Indian Constitution? Sorry, right to equal protection of the law। देखो सॉरी, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मैंने बताया कि कुछ राइट्स हैं जो ओनली हमारे इंडियन सिटीजन्स को ही मिलते हैं। कौन से हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। ठीक है, ठीक। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये कहता है आर्टिकल 14, ठीक है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये हमारा आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, ये है आर्टिकल 19। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, ये हमारा आर्टिकल 29 और 30। अब देखो ये वाले राइट्स, ये वाले आर्टिकल्स किसके लिए अवेलेबल है? ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स के लिए। और यहाँ पे बोल रखा है अवेलेबल फॉर ऑल पर्सन्स, तो बचा कौन सा है? फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, चूज द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स बट नॉट टू एलियंस। अभी बताएं 15, 16, 19, 29, 30। फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ आर्टिकल 14, ठीक। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ 29 एंड 30, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21। देखो नॉट टू एलियन कौन से एलियंस के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब कौन से राइट्स हैं जो ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है। वो कौन से हैं? 15, 16, 19, 29, 30, मतलब ये वाला फर्स्ट 19, 29 और 30, कहने का मतलब ये वाला, तो फर्स्ट एंड थर्ड ये। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। राइट टू शेल्टर, सही, आर्टिकल 21। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, आर्टिकल 21। राइट टू इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, नहीं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो है डीपीएसपी। और डीपीएसपी के आर्टिकल 39 के डी में बोल रखा है इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 40, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वन राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आर्टिकल 21, ठीक है। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर सिटीजन्स? देखो नॉट अवेलेबल, ठीक है, ओनली इंडियंस के लिए कौन से अवेलेबल है? 15, 16, 19, 29 और 30। बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये रट्टा मारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप बार बार सुनोगे तो आपको ईजिली रिकॉग्नाइज हो जाएगा, ईजिली याद हो जाएगा। इक्वलिटी बिफोर द लॉ 14 है, नहीं। राइट टू फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन आर्टिकल 19, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी 21। राइट एक्सप्लोटेशन आर्टिकल 32। अब क्या बोल रहा है? नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन, वो आर्टिकल 19, तो मतलब 41 का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, द प्रोविजंस ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल्स? आर्टिकल 16, आर्टिकल 15। आपने डिटेल में पढ़ा होगा अपनी लक्ष्मीकांत में बुक में। क्वेश्चन नंबर 43, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज, मैंने बताया था आर्टिकल 30 जिसमें दो टाइप के माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया है, वो कौन से? एक रिलीजियस, एक लिंग्विस्टिक, तो सी वाला, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 44, राइट टू एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14। याद रखो आर्टिकल 21 का ए और 86 अमेंडमेंट एक्ट कौन सा? 2002। और दूसरा क्या था? अभी बताया था मैंने, RTE एक्ट 2009, ठीक है। कौन सा है? फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 21 का ए में। 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट एज वेल एज अ फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यह है राइट टू एजुकेशन, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन नॉट बी सस्पेंड और रिस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी? मैंने आपको बताया 3 तरह की नेशनल इमरजेंसी होती है। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, 3 तरह की इमरजेंसी होती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब हमारे आर्टिकल 352 जो हमारे नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जाता है, ठीक है, जब उसमें आता है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन हो जाता है। लेकिन 2 फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, वह आर्टिकल 20 और 21, ठीक है। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन पार्ट ऑफ कंट्री, आर्टिकल 19 है, नहीं, इसको सस्पेंड किया जा सकता है। अच्छा, आर्टिकल 19 को सस्पेंड, जो थोड़ा सा बता रहा हूँ, आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है हमारे आर्टिकल 358 के थ्रू,
नेशनल इमरजेंसी हम पढ़ेंगे आर्टिकल 350 और 359 को, लेकिन अभी यहाँ क्वेश्चन की डिमांड बन रही है आर्टिकल 358 को हल्का सा समझाने की। तो आर्टिकल 358 के अंदर हमारे आर्टिकल 358 के अंदर आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया जाता है, ध्यान रखना। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये कौन सा है? 21। अभी बताया था मैंने 20 और 21 जो राइट्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। राइट टू मूव फ्री थ्रू आउट द 19 है। राइट टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन और बिजनेस 19। ध्यान रखना आर्टिकल 358 से हमारा जो राइट्स मिलते हैं अंडर आर्टिकल 19 उन सभी को सस्पेंड कर दिया जाता है। आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। जो नेशनल इमरजेंसी का जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, जो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, द वर्ड हिंदू इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड। देखो हिंदू शब्द के अंदर तीन टर्म्स को इंक्लूड किया गया है। कौन सा है? बुद्ध, जैन और सिख को वो हिंदू से ही, ये ऐसा माना जाता है कि ये बुद्ध, जैन और सिख ये हैं वो हिंदू धर्म से निकले हुए हैं, इसलिए हिंदू टर्म के अंदर ही बुद्धिस्ट, जैन और सिख इंक्लूडेड है, पारसीस नहीं है। ठीक है, 47 का सी क्वेश्चन पूछा जाता है। 48, एन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ अंडर आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर दिस। देखो अगर आपने आर्टिकल 20 पढ़ा होगा, 20 में क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। डिटेल में नहीं बता रहा, लेकिन इस हल्का सा बता रहा हूँ। देखो इसके अंदर 3 प्रोविजंस हैं। पहला, नो एक्स पोस्ट फैक्टो। ठीक है, पहला क्या है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो। दूसरा, नो डबल जोपार्डी। तीसरा, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। जो थर्ड है, ठीक है, जो थर्ड है वो हमारा यही कहता है कि एन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, उसको मजबूर नहीं कर सकते किसके लिए? टू बी विटनेस बनने के लिए। किसके खिलाफ? अपने खिलाफ, हिमसेल्फ। ठीक है, किसी भी कैदी को, किसी भी मुस्लिम को आप मजबूर नहीं कर सकते कि अपने खुद के खिलाफ विटनेस बन जाए। ठीक है, वो हमारा आर्टिकल 21 का 3, आर्टिकल 20 सब प्लस 3। ठीक, आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 74 बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। क्या कहता है आर्टिकल 74? कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसको हेड किया जाएगा हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा टू एड एन एडवाइस टू प्रेसिडेंट। ठीक है, करेंगे बाद में। 48, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ एक्यूज्ड रिगार्डिंग कन्विक्शंस फ्रॉम डबल वार एंड द सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अभी भी बताया था आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। तीन एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 3 प्रोविजंस हैं। पहला, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो डबल जोपार्डी, यही चीज़ बोली गई है उसमें, नो डबल जोपार्डी, और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 20। 49, विच आर्टिकल गिव सेफगार्ड टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। कौन सा है? अरेस्टेड पर्सन, आर्टिकल 22 मैंने बताया था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22। क्वेश्चन नंबर 50, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ इज इंक्लूडेड। वो आर्टिकल 21 मैंने बताया था, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। क्या कहता है? आर्टिकल 21 से दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अपनी उसकी लाइफ से डिप्राइव नहीं किया जा सकता और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अच्छा, जो कंसेप्ट है ये वाला प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, वो हमने किस कंट्री से लिया है बता सकते हो? वो हमने लिया है जापान से, मैंने पहले करवा चुका हूँ। तो आर्टिकल 21। 26 PMTA याद रखना। 51, right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following is in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? देखो, right to life and personal liberty अभी मैंने बताया था कौन सा आर्टिकल है? 20
1। तो देखो आर्टिकल 21 फ्रीडम ऑफ द गारंटी अंडर अंडर पार्ट 3, तो हमारा सही है, सी आंसर 51 का सी। देखो फंडामेंटल राइट्स हमने कंप्लीट कर लिया, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको लेकर आया हूँ मैं। और भी कई सारे क्वेश्चन हैं लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी, जो भी हमने किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है वो हमारा डीपीएसपी होने वाला है, और डीपीएसपी को हम बड़ी डिटेल में करेंगे, हर एक आर्टिकल का अच्छी तरह से समझेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। जी धन्यवाद।